हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सबका बेहद स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर सेकंड सेट है, यानी सेकंड वीडियो है। अगर सेट 1 आपने मिस किया है तो अभी जो ऊपर लिंक आपको दिख रहा है वहां पे क्लिक करके आप इस वीडियो को कंप्लीट करें, उससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इस सीरीज का नाम है PYQ सीरीज। इसका मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इन पेपर्स में यूपीपीएससी के, वो हम सारे यहाँ डिस्कस करेंगे। जरूरी बात एक और, ये जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी और बाकी अन्य स्टेट सर्विसेज एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग प्रिक्ड बाय अ नीडल। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सुई के चुभने पर दर्द महसूस नहीं करवाएगा? ठीक है, हमारे सामने ऑप्शंस हैं स्किन, ब्रेन, हार्ट, आई। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले यहाँ पे जो अंडरलाइंग कंसेप्ट है वो हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें कोई पेन महसूस होता है वो किस वजह से होता है और क्या प्रोसेस होता है उस पेन को महसूस करने में, और फिर बॉडी का जो रिएक्शन आता है वो पहले हम समझ लें। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो पहली चीज आती है वो होती है सेंसरी रिसेप्टर्स। जो भी बॉडी का ऑर्गन होता है वहां पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई गर्म चाय का कप आपने छुआ, तो वो जो आपको फील होता है वो किस वजह से फील होता है? सेंसरी रिसेप्टर्स के वहां पे मौजूद होने की वजह से फील। तो सेंसरी रिसेप्टर्स ये जो इंफॉर्मेशन होती है इस मैसेज को नर्व फाइबर्स के थ्रू भेजते हैं। कहां भेजते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन स्टेम में। ठीक है, उसके बाद ब्रेन में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है थैलेमस। ये कंपोनेंट इस मैसेज को रिसीव करता है और मैसेज मिलने के बाद ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। किसको प्रोसेस करता है? उस मैसेज को। तो जैसे ही हमारा सेंसरी रिसेप्टर नर्व फाइबर्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन स्टेम से होते हुए ब्रेन को मैसेज भेजता है, उसके बाद ये ब्रेन उस मैसेज को प्रोसेस करता है और फिर जो भी वो डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उसके हिसाब से बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये पूरा प्रोसेस है पेन को महसूस करने का, पेन को परसीव करने का। ठीक है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हमने डिस्कस किया, आपका ब्रेन। ब्रेन क्या है? एक टिश्यू है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें से पहला ऑप्शन है स्किन। तो स्किन पे जाहिर सी बात है, हमने खुद भी बहुत बार फील हुआ है, अगर हम सुई चुभाएंगे या कोई चीज हमें फील होती है तो फिर हमें दर्द महसूस होता है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ब्रेन, अब ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है उस पेन को फील कराने के लिए। तो ब्रेन बाय इटसेल्फ खुद से पेन फील नहीं करता है। वो अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हमें पेन फील होता है तो उस पेन को महसूस कराने में, परसीव कराने में हेल्प करता है। कैसे? इस मैकेनिज्म के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका ब्रेन है। ब्रेन को खुद से दर्द नहीं महसूस होता है, लेकिन बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर किसी भी तरीके का दर्द होता है, जैसे यहाँ पे प्रिक कर रहे हैं हम नीडल को, सुई चुभा रहे हैं, तो उस दर्द को महसूस कराने का काम ब्रेन ही करता है। सिमिलरली हार्ट में भी अगर हमें दर्द होता है तो महसूस होगा, आंखों में भी अगर हमें कुछ भी चुभता है तो जाहिर सी बात है महसूस होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्रेन। ब्रेन में अगर आप सुई चुभाओगे अलग से तो फिर आपको दर्द महसूस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब ये सवाल देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से जानवरों में हूव्स पाया नहीं जाता है? तो ये जानवरों की आपके नीचे लिस्ट दी है, हमें बताना है कि इनमें से किस जानवरों में खुर नहीं पाया जाता है। अब खुर होता क्या है? पाँव में जो हॉर्नी सा एक्सटेंशन आपको दिख रहा है इसको हम खुर कहते हैं। घोड़ों में, गाय में, हमें जनरली हिरन में भी देखने को मिलता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। पहली चीज तो इसमें एक लेयर होती है केराटिन की, ये उसको प्रोटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, अब खुर के बाकी फंक्शंस क्या होते हैं? कॉम्बैट, यानी कि एक दूसरे से लड़ाई में मदद आती है। जनरली लड़ाई कब करते हैं ये लोग? जब मेल्स को मीटिंग करनी होती है फीमेल्स के साथ, नर को मादा के साथ, तो बाकी कंपटीशन को हटाने में, उनसे लड़ने में, कॉम्बैट करने में इसकी मदद होती है। और लास्टली भागने के काम आता है। हमने देखा भी है घोड़े काफी तेज भाग पाते हैं इन हूव्स के साथ, राइट? तो अब किस तरह के जानवरों में पाया जाता है? जनरली हर्बीवोरस, शाकाहारी जानवरों में जनरली देखने को मिलता है। और ब्रॉडर कैटेगरी है अनग्यूलेट मैमल्स। इस कैटेगरी के जानवरों में हमें खुर मिलता है देखने को। करेक्ट है? तो अब हमने सारी डिटेल्स कवर करनी है, फटाफट क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। तो डियर, हाँ हमने डिस्कस किया। जीब्रा, इन दोनों में पाया जाता है खुर। हॉर्स में पाया जाता है, जैकल में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जैकल।
क्यों? क्योंकि हमें बताना है किस में खुर नहीं पाया जाता है। तो डियर में पाया जाता है, ज़ीब्रा में पाया जाता है, हॉर्स में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? डियर में भी आपको देखने को मिलेगा, कैटल फैमिली में आपको देखने को मिलेगा, शीप में आपको देखने को मिलेगा। इन तरह के जानवरों में खुर यानी कि हूव्स का प्रेजेंस होता है, जैकल में नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये शुगर के नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि फलों में जो मीठा स्वाद होता है वो इनमें से किसकी वजह से होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली प्रीलिम्स 2017 में भी पूछा गया है। तो अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सही जवाब पे पहुंचेंगे। अब शुगर जो होते हैं, पहले बेसिक्स देख लेते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर। अब सिंपल शुगर, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ये बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन आसान होता है बॉडी के लिए। कॉम्प्लेक्स शुगर में ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या होता है, कई सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल शुगर में, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया। उसके बाद ये बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उससे एनर्जी रिलीज करके अपने फंक्शंस कैरी आउट करती है। तो शुगर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल शुगर जो बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर ले, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स शुगर जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ये एंजाइम्स करते क्या है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल शुगर में, ताकि वो बॉडी आराम से एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी निकाल के अपने फंक्शंस कैरी आउट कर ले, ठीक है। तो ये तो हो गए बेसिक शुगर के। अब डिस्कस करते हैं एक एक करके ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन है माल्टोज। अब माल्टोज और किन किन नामों से जाना जाता है? माल्टोबियोस, माल्टोबियोस, इसको आप ब्रेक करके पढ़े तभी याद कर पाओगे। और दूसरा नाम है माल्ट शुगर। तो इन दो नामों से भी माल्टोज को हम बोलते हैं, राइट। अब माल्टोज का यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने देखा है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, ठीक है, ये एक सिंपल शुगर नहीं है। दो ग्लूकोज के यूनिट से जाके माल्टोज का एक सिंगल यूनिट बनता है और दो ग्लूकोज के यूनिट जो आपस में ज्वाइन होते हैं वो ज्वाइन होते हैं अल्फा बॉन्ड से, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगला देखते हैं क्या चीज लिखी है। अब माल्टोज जो है ज्यादा कॉमनली नहीं पाया जाता, बहुत आसानी से नेचर में नहीं अवेलेबल होता, उसके बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। जैसे कि पहला है जर्मिनेटिंग सीड्स, जब कोई भी सीड, कोई भी बीज अंकुरित होता है तो उसमें माल्टोज का प्रेजेंस होता है। दूसरा सोर्स है इसका कॉर्न सिरप, जो मक्के की चाशनी होती है उसमें भी माल्टोज पाया जाता है। और लास्ट है पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उसमें भी माल्टोज की मात्रा पाई जाती है। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या वो फ्रूट के मीठे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो मीठा स्वाद माल्टोज की वजह से होता है फलों में, तो इसका जवाब है नहीं, इसकी वजह से नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। सेकेंड ऑप्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है लैक्टोज। अब लैक्टोज भी एक शुगर है। शुगर हमने देखा था कॉम्प्लेक्स होते हैं कुछ शुगर और कुछ होते हैं आपके सिंपल शुगर, ठीक है। तो जो लैक्टोज है वो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लैक्टोज दो मॉलिक्यूल से बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। अब ये भी एक डाइसैकेराइड है जैसे माल्टोज है। अब लैक्टोज जब बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो वो दो कंपोनेंट्स में टूटता है जिसका नाम है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब ये टूटता किसकी वजह से है? एंजाइम की वजह से, राइट। बॉडी में जब भी कोई ब्रेक डाउन होता है उसका कारण होता है एक एंजाइम। अब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं लैक्टेज। तो जब भी बॉडी में लैक्टोज आएगा, कंज्यूम होगा, तो लैक्टेज नाम का जो एंजाइम है वो एक्शन में आता है तुरंत और उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। एक बार ये ब्रेक डाउन हो जाए उसके बाद ग्लूकोज बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी रिलीज होती है और बॉडी अपने फंक्शंस कैरी आउट कर पाती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए लैक्टोज के बारे में। अब माल्टोज में हमने देखा था कि जो सोर्सेज होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, कॉमनली फाउंड शुगर नहीं है माल्टोज, राइट। बट लैक्टोज इज क्वाइट कॉमनली फाउंड अनलाइक माल्टोज, राइट। अब मिल्क जो होता है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लैक्टोज। करीब 2 से 8% जो कॉम्पोजिशन होता है मिल्क का उसमें लैक्टोज पाया जाता है। योगर्ट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स, अदर सोर्सेज आर क्रीम, बटर, चीज एंड सो ऑन। अब एक और लैक्टोज से ज़रूरी बात है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस माने कई सारे लोग होते हैं जिनको लैक्टोज सूट नहीं करता, उनकी बॉडी रिएक्ट करती है एंड इट इज़ नॉट एबल टू एब्जॉर्ब लैक्टोज एज अदर पीपल।
इस चीज़ को हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसी वजह से उन लोगों को बोला जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट से आप दूर रहें, राइट। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से जब बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि गैस। मोस्टली ये प्रॉब्लम डाइजेशन से ही रिलेटेड होती है, राइट। इसीलिए अगर लैक्टोज आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में है और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो आपको गैस की दिक्कत, स्टमक में दर्द होगा, आपको पेट में डायरिया भी कई सीवियर केसेस में होती है और कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी हद तक देखा जाता है, ठीक है। तो लैक्टोज से रिलेटेड हमने सारी बातें यहाँ पे कवर कर ली। अब आते हैं क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है। अब स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स क्या लैक्टोज की वजह से है? इसका जवाब है नहीं, लैक्टोज की वजह से नहीं है। फल के अंदर मीठेपन का लैक्टोज से कुछ लेना देना नहीं होता है, करेक्ट है। अब देखते हैं अगले ऑप्शन की ओर और उसके बारे में कुछ जरूरी चीजें डिस्कस करते हैं। सो कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है राइबोज। अब राइबोज क्या होता है? ये भी एक शुगर होता है, बट ये सिंपल शुगर होता है। माल्टोज और लैक्टोज में हमने देखा था वो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं। उनको तोड़ने के लिए कंपोनेंट्स में हमें क्या लगते हैं? एंजाइम्स उनको सिंपल शुगर में तोड़ते हैं, उसके बाद वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो राइबोज एक सिंपल शुगर है, नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस नाम से? डी राइबोज। तो डी राइबोज जो है वो नेचुरल फॉर्म है किसका? राइबोज का। अब डी राइबोज के पर्पसेस क्या है वो हम देख लेते हैं। अब डी राइबोज जो है वो एक इंग्रेडिएंट होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो है एक कंपोनेंट है जिससे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। अब इनका क्या काम होता है? ये फर्दर बनाते हैं आरएनए। आरएनए किसका पार्ट है? जीन्स का पार्ट है, करेक्ट। दूसरा क्या होता है? डीएनए। तो इन दोनों को मिला के हमें जीन्स मिलते हैं, करेक्ट। तो डी राइबोज इज इंपॉर्टेंट फॉर कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। किसका? जीन्स का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो राइबोज पूरा करता है हमारी बॉडी के अंदर में। दूसरा जो ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एटीपी सेल्स का फॉर्मेशन। राइबोज हेल्प्स आवर बॉडी टू मेक एटीपी सेल्स। एटीपी सेल्स क्या होते हैं? यहाँ पे एनर्जी जो है आपकी बॉडी के अंदर में वो स्टोर होती है, करेक्ट है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, उससे इंटरेक्शन भी बढ़ता है, मजा आता है पढ़ा, ठीक है। तो वापस आते हैं सोर्सेज के ऊपर। अब हमने देखा नेचुरली फॉर्म में जो राइबोज एग्जिस्ट करता है वो डी राइबोज फॉर्म में करता है। सोर्सेज जो होते हैं प्लेंटी होते हैं, माल्टोज जैसा इशू नहीं है इसमें। प्लांट्स में भी हमें राइबोज मिलता है, एनिमल्स सोर्सेज से भी हमें राइबोज मिलता है। कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया आपका, पोल्ट्री हो गया, मिल्क, एग्स, योगर्ट, इन सब में हमें सफिशिएंट क्वांटिटीज में राइबोज मिलता है। अगर ये हमारी डाइट में है तो राइबोज का प्रॉब्लम नहीं होगा अपने को, ठीक है। तो राइबोज से रिलेटेड हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ देख ली। अब वापस आते हैं क्वेश्चन का जो आंसर है कि क्या वो फ्रूट्स में मीठे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो नहीं। तो हमने देखा माल्टोज, लैक्टोज, राइबोज में से कोई भी फ्रूट्स में मीठे स्वाद के लिए, उसके स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो एलिमिनेशन से ही हमें समझ में आ रहा है लास्ट ऑप्शन जो है इसका फ्रक्टोज वो सही ऑप्शन है। बट फ्रक्टोज के बारे में भी हम कुछ चीजें समझ लेते हैं ताकि आपको बाद में याद रहे। तो अपना आखिरी ऑप्शन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज के बारे में कुछ चीजें यहाँ समझ लेते हैं। अब देखो, जो फ्रूट का जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है, वो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे वो बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और वो किस प्रोपोर्शन में है, किस प्रोपोर्शन में है। जैसे कि अगर उसमें एसिड्स होते हैं और शुगर है मान लो, तो अगर एसिड ज्यादा होंगे तो फ्रूट का टेस्ट खट्टा होगा। अगर एसिड्स कम होंगे शुगर से तो फिर फ्रूट का टेस्ट मीठा होगा, स्वीट होगा, ठीक है। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से जनरली आमतौर पे फ्रूट्स के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया आपका फ्रुक्टोज जो एक नेचुरल शुगर है। अब यही से हमारे क्वेश्चन का जवाब भी मिलता है कि द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट, जो मीठा स्वाद होता है फलों में, वो किस वजह से होता है? तो वो फ्रुक्टोज की वजह से होता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बाकी कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं, मान लो उनके ऊपर क्वेश्चन बाद में आए। अब दूसरा कंपोनेंट है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर आपके विटामिन होते हैं फ्रूट्स के अंदर में, मिनरल्स होते हैं, स्टार्च होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फ्रूट्स के अंदर में। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज में होता है फाइबर, और फाइबर हमारी बॉडी को किस तरीके में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। पाचन शक्ति, क्षमता हमारे बॉडी की फाइबर्स बढ़ाते हैं,
ठीक है। तो अब यहाँ हमने देखा कि फ्रूट का जो टेस्ट होता है वो किन किन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, और मीठा जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो फ्रुक्टोज की वजह से होता है। अगर एसिड्स बढ़ जाएंगे तो वो खट्टा हो जाएगा। जैसे अब मान लो आपका ऑरेंज होता है, जो संतरा होता है, वो खट्टा मीठा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एसिड्स भी होते हैं और शुगर भी होता है, और दोनों बैलेंस में होते हैं, इसलिए इसका स्वाद खट्टा और मीठा दोनों होता है। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है? आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो बेकलाइट, कैल्वर, सिल्क और लेक। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करें। अब पॉलीमर्स होते क्या हैं? पॉलीमर्स होते हैं जो नेचुरल अकरिंग होते हैं या फिर सिंथेटिक होते हैं। दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं। सिंथेटिक को हम मैन मेड पॉलीमर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम उन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। किनसे बनते हैं पॉलीमर्स? मोनोमर्स से। बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। नाम से भी हमें समझ में आता है, मोनोमर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, पॉली मतलब मल्टीपल। तो बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन करके एक पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, ये उनके टाइप्स हैं, नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक और मैनमेड पॉलीमर्स। अब इनके बारे में एक और जरूरी चीज, जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जरूरी है। और जो सिंथेटिक और मैनमेड पॉलीमर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। अब एक एक करके हम इन सारे पॉलीमर्स को डिस्कस करें। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बेकलाइट। अब बेकलाइट जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है। इट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक प्लास्टिक है, इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1909 में हुआ था। काफी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, इसका जो केमिकल नेम है काफी लंबा चौड़ा है, यहाँ पे इसको आप देख लीजिए, ये पूछा भी जाता है। पॉली ऑक्सी बेंजाइल मिथाइल एंगाइल कॉलिन हाइड्राइड। इसका क्या नाम है? पॉली ऑक्सी बेंजाइल मिथाइल एंगाइल कॉलिन हाइड्राइड, राइट। तो ये हमने इसका केमिकल नेम देख लिया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब क्योंकि ये सिंथेटिक पॉलीमर है तो जाहिर सी बात है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, ये आसानी से डिग्रेड नहीं होगा नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये प्लास्टिक का इशू भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब दो इसकी कमाल की प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट माना जाता है, वो है इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टिविटी। इसका मतलब इसमें से बिजली पास नहीं होगी, और दूसरा हीट रेजिस्टेंट, इसमें से हीट भी पास नहीं होगी। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से इसके काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, काफी जगह यूज होता है ये। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, क्यों? क्योंकि इसमें से बिजली पास होगी नहीं, तो जो कंपोनेंट्स में हमें चाहिए, जहां से फॉर एग्जांपल एक हैंडल है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, उसके अंदर में हम नहीं चाहते कि उसमें से बिजली पास हो, तो वैसी जगहों पे इसे यूज किया जाता है। दूसरे यूजेस हैं जैसे रेडियो और टेलीफोन की केसिंग्स में, किचन वेयर में, फायर आर्म्स में, और भी अन्य जगह से यूज किया जाता है। इनकी दो कमाल की प्रॉपर्टीज की वजह से, जो कि इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टिविटी है और इसकी क्षमता कि इससे बिजली पास ना हो। तो ये चीजें हमने समझ ली है बेकलाइट के बारे में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि नेचुरल पॉलीमर है कि नहीं, तो ये नहीं है नेचुरल पॉलीमर, ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कैल्वर। अब कैल्वर भी जो है एक सिंथेटिक पॉलीमर है, कैल्वर भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर होगा तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि इन चीजों में आपको कभी भी डाउट ना आए, ठीक है। तो अब जहां तक क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, तो कैल्वर इज नॉट द राइट आंसर। कैल्वर एक सिंथेटिक पॉलीमर है। अब कैल्वर जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसके लिए मेनली कैल्वर जाना जाता है, वो होता है उसकी स्ट्रेंथ। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रहती है वो काफी हाई होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसका जो रेशियो होता है किसके साथ? वेट के साथ, ये भी काफी हाई होता है। इसी की वजह से जहां जहां पे भी स्टील का यूज होता है वहां हम रिप्लेस करते हैं उसको कैल्वर के साथ, अगर हमें उतनी स्ट्रेंथ चाहिए। इनफैक्ट जब पहली बार कैल्वर कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज भी हुआ था तो रेसिंग टायर्स के अंदर में यूज हुआ था। रेसिंग टायर्स के अंदर में जो स्टील लगता है उसके बदले हमने कैल्वर यूज किया था, राइट। और भी जो एक इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है बुलेट प्रूफ वेस्ट्स या जैकेट बनाने में, बुलेट प्रूफ वेस्ट या जैकेट बनाने में, यहाँ पे भी कैल्वर का यूज होता है। तो ठीक है, ये हमने कैल्वर के बारे में डिस्कस कर लिया। एंड कैल्वर इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है, करेक्ट। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, सिल्क। अगला ऑप्शन है सिल्क। अब इसके बारे में कई चीजें समझते हैं।
अब सबसे पहली बात तो सिल्क एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। इट इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, तो ये मैनमेड नहीं है। तो जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है कि इनमें से कौन से नेचुरल पॉलीमर्स हैं, तो उसका सही जवाब होगा सिल्क। सिल्क जो है एक नेचुरल पॉलीमर है, और नेचुरल पॉलीमर होगा तो बायोडिग्रेडेबल भी होगा। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। सिल्क के अंदर में जो मेन कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइब्रोइन। क्या बोलते हैं? फाइब्रोइन। अब सिल्क बनता कैसे है नेचुरली? अब हम तो बना नहीं रहे हैं, तो कोई तो बना रहा है। जो बनाता है उनको हम कहते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स बनाते हैं। अब इंसेक्ट्स जो प्रोडक्शन करते हैं सिल्क की, वो दो फॉर्म्स में करते हैं। एक फॉर्म तो वो होता है जो इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में स्टेज होता है, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। इस स्टेज के दौरान इंसेक्ट्स जो है वो सिल्क बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? लार्वा जो होता है इंसेक्ट्स में, वो बनाता है सिल्क जब उसको ककून बनाना होता है, ठीक है। तो कौन बनाता है? इंसेक्ट्स में इंसेक्ट लार्वा जब वो ककून फॉर्म करता है, तब जो है सिल्क की प्रोडक्शन करता है। और ये किस स्टेज में होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस स्टेज में होता है। जो दूसरा तरीका है वो होता है जिसमें इंसेक्ट्स अपनी पूरी लाइफ के दौरान सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वेब स्पिनर्स और हो गया आपका रास्पी क्रिकेट। ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो पूरी लाइफ सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं। दूसरे केस में क्या होता है? सिल्क सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज के ड्यूरिंग जो है दौरान बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कैसे बनता है? जो इंसेक्ट का लार्वा होता है वो कोकून जब फॉर्म करता है उस टाइम पे सिल्क बनाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया सिल्क की प्रोडक्शन के बारे में। अब सिल्क की प्रोडक्शन से और यूज से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिलेटेड है। अब सिल्क जो होता है हम जानते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बट वो किसी भी इंसेक्ट का या कोई भी सिल्क यूज़ नहीं होता है। जो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ मोथ कैटरपिलर जो प्रोड्यूस करता है सिल्क, सिर्फ वो यूज़ होता है। तो ये भी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो अब इस क्वेश्चन की जहाँ तक बात है कौन इनमें से नेचुरल पॉलीमर है, तो सिल्क जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। लेक्सिन भी नहीं है नेचुरल पॉलीमर, बट उसके बारे में हम कुछ और डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है लेक्सिन। लेक्सिन लेक्सिन एक नेचुरल पॉलीमर बिल्कुल नहीं है। इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, मैनमेड पॉलीमर है वो। दूसरी चीज, ये एक पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड है। पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड है, सिंथेटिक पॉलीमर है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स अ वेरी टफ मटेरियल। जो यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? जहाँ पे भी ग्लासेस यूज़ होते हैं वहाँ पे हम लेक्सिन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए वहीं पे हम ग्लासेस को लेक्सिन से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेक्सिन के बारे में कुछ बेसिक्स देख लिए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सिल्क है। बाकी के जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, बेकलाइट, केल्वर, लेक्सिन, दीज आर ऑल सिंथेटिक पॉलीमर्स, मैन मेड पॉलीमर्स। ऑल ऑफ देम आर बायोडिग्रेडेबल और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो हमने इंडिविजुअली ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सही से मेल नहीं खाता है? हमें बताना है यहाँ पे जो पेयरिंग की गई है वो सही है कि नहीं। अब पेयरिंग किस किस के बीच में की गई है? हार्मोन्स और उन हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं, उनके क्या रोल हैं जो हमारी बॉडी में वो प्ले करते हैं, उसके बीच में हमें बताना है कि ये पेयरिंग सही की गई है कि नहीं। हार्मोन्स जो दिए गए हैं वो इंसुलिन, मेलेटोनिन, ऑक्सीटोसिन और गैस्ट्रिन है और उनके सामने उनके फंक्शंस बताए गए हैं। तो अब एक एक करके हम इन ऑप्शंस को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना इंसुलिन। अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंसुलिन, अब ये हार्मोन है तो कोई ना कोई बॉडी पार्ट इसको सेक्रीट कर रहा होगा, इसको निकाल रहा होगा। राइट। तो उस बॉडी पार्ट का नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग इंसुलिन इन द बॉडी। अब इंसुलिन हार्मोन के साथ साथ कुछ और भी हार्मोन्स जो है वो पैंक्रियाज सेक्रीट करता है। खैर वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो स्कोप से थोड़ा बाहर है। राइट। अब पैंक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन, ये हमने समझ लिया। अब इंसुलिन का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल और रेगुलेट करना बॉडी के अंदर। बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो इंसुलिन पे रिलाई करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर टेकिंग ग्लूकोज।
टेकिंग ग्लूकोज। अब वो क्यों ग्लूकोज लेंगे, क्यों कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको एनर्जी मिले। हमने पहले भी अलग अलग क्वेश्चंस में डिस्कस किया है एनर्जी कैसे आती है। शुगर जो होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो उससे एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स कहाँ स्टोर होते हैं? एटीपी में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एनर्जी स्टोर करते हैं, जो बॉडी के अलग अलग टिश्यूज ऑर्गन्स यूज करते हैं अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने में। क्लियर है? तो इंसुलिन पे काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं ताकि वो ग्लूकोज बॉडी में से ले पाए। अब ग्लूकोज कहाँ से लेंगे? ब्लड में होता है ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं काम कैसे करता है इंसुलिन। तो अब हमने देखा ब्लड के अंदर में ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब ये जब ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पैंक्रियाज जो होते हैं वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। दे रिलीज द इंसुलिन। व्हेन डू दे रिलीज द इंसुलिन? कब रिलीज करते हैं? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? इंसुलिन रिलीज करने की वजह से क्या होता है? जो हमारी बॉडी में फैट सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स होते हैं और मसल सेल्स होते हैं, इनको इंडिकेशन मिलता है कि ग्लूकोज को जो है भाई अब स्टोर कर लो, आप ग्लूकोज को स्टोर करो। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का काम अभी, ग्लूकोज जो है वो एक्सेस में है तो उसका काम अभी नहीं आएगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द बॉडी। तो इंसुलिन रिलीज करता है तुरंत पैंक्रियाज, और इंसुलिन जो है फर्दर फैट सेल्स, लिवर सेल्स और मसल सेल्स को ये इंफॉर्मेशन देता है कि ग्लूकोज जो है बॉडी में ज्यादा होने के कारण अब आप उसे स्टोर कर लीजिए। किस लिए? ताकि वो बाद में काम आए। इट कैन बी यूज लेटर फॉर कंजम्पशन। अब काम तो आएगा ही, ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद एक बारी बॉडी में लेवल बढ़ा तो आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो कंटिन्यूअस मैकेनिज्म है। तो इस तरीके से जो है बॉडी में इंसुलिन काम करता है और पैंक्रियाज उसको टाइम टू टाइम रिलीज करता है, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कर। तो पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि इंसुलिन, और इंसुलिन का पर्पस जो है उसके सामने लिखा हुआ है विच इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो ये जो ऑप्शन है ये अपने आप में करेक्ट है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं मैच्ड है। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। अब हम नेक्स्ट हार्मोन डिस्कस करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है मेलेटोनिन, और जो उसके आगे फंक्शन लिखा है रेगुलेशन ऑफ स्लीप। अब आइए समझते हैं कि ये क्या हार्मोन है, कहाँ से आता है, क्या फंक्शन है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करने वाला जो बॉडी पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। अब आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये बॉडी के किस पार्ट का हिस्सा है। विच बॉडी पार्ट डज पीनियल ग्लैंड बिलोंग टू? ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि मेलेटोनिन जो है पीनियल ग्लैंड सेक्रीट करता है। क्यों करता है? ये करता है स्लीप वेक साइकिल जो हमारी बॉडी की होती है उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है मेलेटोनिन का? टू रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल, यानी कि कब हम सोएं कब उठें, इसकी जो पूरी साइकिल है बॉडी की अपनी क्लॉक है, इस क्लॉक को रेगुलेट करने का काम मेलेटोनिन करता है। तो काफ़ी ज़रूरी हार्मोन है, वरना आप पागल हो जाएंगे, राइट। अब समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये ऑपरेट कैसे करता है, राइट। तो अब जो आपकी आंखें होती हैं उनके अंदर में रेटिना होता है, ये ब्रेन को सिग्नल करता है, ये ब्रेन को अपना सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल भेजता है? कि यार दिन हो रही है कि रात हो रही है। ठीक है, अब दिन के अंदर में हमें सोने की तो जरूरत होती नहीं है, तो इसीलिए मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं किया जाता। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन को दिन के अंदर में रिलीज नहीं करता है, इट इज नॉट रिलीज्ड, राइट। बट जब रात होती है, जब रेटिना के थ्रू हमें सिग्नल मिलता है कि हमारी रात चल रही है, तो इसका मतलब ब्रेन ये समझ जाता है कि भाई बॉडी को सोने की, आराम करने की जरूरत है। तो इस टाइम पे मेलेटोनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम दी पीनियल ग्लैंड। ठीक है, दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम बाय द पीनियल ग्लैंड, ये बॉडी में रिलीज होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? बॉडी के बिहेवियर में कई सारे चेंजेस आते हैं, स्पेशली फिजियोलॉजिकल बिहेवियर में। फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया, ऐसी चीज़ों में चेंजेस आते हैं मेलेटोनिन रिलीज होने से। अब क्या चेंजेस आते हैं? अब सोने की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं, तो ये टेम्परेचर को थोड़ा डिक्रीज करता है। जो आपका रेस्पिरेशन है, जो आपकी सांस है, उसको भी ये थोड़ा सा काम डाउन करता है, नीचे लेके आता है, ताकि बॉडी आराम से सो सके। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर में, बहुत ही यूनिक फंक्शंस होते हैं अलग अलग हार्मोन्स के। आप ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा के, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो मेलेटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्लीप, ये बिल्कुल करेक्ट पेयरिंग है। तो ये भी इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा पेयरिंग गलत है,
राइट। तो अब हम थर्ड ऑप्शन डिस्कस करते हैं। थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कौन सा ग्लैंड, कौन सा बॉडी पार्ट इसको रिलीज करता है, तो उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इस हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने में पिट्यूटरी ग्लैंड काम आता है। करेक्ट है। अब वो कब रिलीज करता है, किस लिए रिलीज करता है, वो समझ ले। तो फंक्शंस जो है इस हार्मोन के वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को अपना काम करने में हेल्प करता है। राइट। कैसे हेल्प करता है? आपका जो चाइल्ड बर्थ होता है उसमें ये काम आता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके अंदर में ये हेल्प करता है, और लास्टली बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली लैक्टेशन में हेल्प करता है। लैक्टेशन मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग माएँ करती हैं अपने बच्चों के लिए, उसमें उनकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? उनके ब्रेस्ट में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, राइट। इसमें से मिल्क यानी कि दूध जो है उसको रिलीज करना होता है फॉर द कंजम्पशन ऑफ द चाइल्ड। इस चीज में ऑक्सीटोसिन उनकी मदद करता है। क्लियर है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने का। किस तरीके से कंट्रोल करता है? जो स्ट्रेस होता है आपकी बॉडी में उसको ये डिक्रीज कर। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेस किस हार्मोन की वजह से होता है? क्योंकि हार्मोनों की बात हो रही है तो स्ट्रेस होता है कॉर्टिसोल की वजह से, राइट। तो ये जब स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है बॉडी में, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल जो स्ट्रेस रिडक्शन में काम आता है वो है डोपामीन। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हो गई है, कॉर्टिसोल नहीं है, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल। ठीक है। तो कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस इन द बॉडी। ऑक्सीटोसिन जो है उसको काउंटर करता है पूरा। और भी एक ऐसा हार्मोन है जो ये करता है, डोपामीन। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नेम अनदर हार्मोन अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीटोसिन एंड डोपामीन जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में काम आता है। दो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, एक आपका डोपामीन हो गया और एक ऑक्सीटोसिन। आपको तीसरा बताना है कि वो कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में काम आता है। ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड काफ़ी डिटेल्स कवर कर ली। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहे हैं ऑक्सीटोसिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मिल्क के लिए, उसकी रिलीज के लिए फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स। तो ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, राइट। तो अब हमने देखा है इस क्वेश्चन में तीन ऑप्शंस जो हैं वो अपने आप में बिल्कुल सही पेयरिंग है। तो एलिमिनेशन से भी हमें समझ में आता है कि सही ऑप्शन जो है इसका फोर्थ होगा। बट गैस्ट्रिन और उसका क्या पर्पस है वो भी हम एक बारी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है आपका गैस्ट्रिन, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है हमें। ठीक है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं फटाफट। मेन फंक्शन इसका ये है रिलीज या फिर सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूस को ये रिलीज करता है, इसका मेन फंक्शन ये है। ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस के बारे में समझते हैं वो क्या काम करता है। तो उसके जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो उसका मेन कंपोनेंट होता है वो होता है HCl, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या क्या काम करता है? सबसे पहले तो ये खाने को तोड़ता है, ब्रेक दी फाइबर। फाइबर कहाँ होते हैं? खाने के अंदर में। इनको ये तोड़ता है ताकि वो आसानी से पचाए जा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है खाने के साथ साथ जो बैक्टीरिया हमने ना चाहते हुए भी कंज्यूम कर लिए हैं उनको ये मार देता है ताकि बाद में इंटेस्टाइन के अंदर में स्मूथ तरीके से डाइजेशन आराम से हो सके, राइट। जो दूसरा इसका कंपोनेंट होता है पेप्सिनोजन, ये क्या होता है? ये होता है प्रिकर्सर फॉर पेप्सिन। क्लियर है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट दूसरा फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस का वो भी देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? पेट की मोटिलिटी बढ़ाता है। मोटिलिटी, अब मोटिलिटी मतलब जैसे जब हम खाना खा लेते हैं तो पेट में वो खाना चर्न किया जाता है, उसको घुमाया जाता है बार बार, उसका मंथन होता है ताकि वो जल्दी से पच सके और पेट खाली हो जाए। ये जो क्षमता होती है इसको हम कहते हैं मोटिलिटी। तो ना कि सिर्फ स्टमक की, पेट की, गैस्ट्रिक जूसेस जो गॉल ब्लैडर होता है आपका उसकी भी क्षमता बढ़ाते हैं। किसकी? मोटिलिटी की। कितनी जल्दी जल्दी वो खाने को घुमा सके ताकि उसको पचा के जल्दी से पेट वापस खाली। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये गैस्ट्रिक जूसेस के होते हैं
और गैस्ट्रिन हार्मोन इन जूसेस को रिलीज। तो क्लियर है, इसका सारा लेना देना बेसिकली आपके डाइजेशन से है, खाने को पेट में पचाने से संबंधित इसके सारे फन, राइट। तो अब जो लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमें कि गैस्ट्रिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि अपने आप में गलत। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये जो मैचिंग है वो इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शंस अपने आप में सही। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वी विल ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।